2019 में आप चुनाव जीतते हैं, फिर गठबंधन की सरकार बदलती है, आपके साथ नीतीश कुमार जी आते हैं और आप कृषि मंत्री बनते हैं। कृषि मंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद आप इस्तीफा दे देते हैं। क्या हुआ था, अंदर की बात पहली बार बता दीजिए। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम लोग उसकी आपके नीतीश जी के साथ क्या वैचारिक मतभेद है? बहुत बड़ा ऋषि से पूछे, कोई भी आईएएस ऑफिसर टेंडर इशू नहीं करता था। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो नीतीश कुमार सुशासन की सरकार चला रहे थे, उनकी सरकार में सरकार नीतीश कुमार ना चलाकर आईएएस अधिकारी चला रहे, उनका दबदबा कि तारणी प्रसाद जिसके घर में पैसा पकड़ा गया 11 करोड़ रुपए, चीफ इंजीनियर था भवन निर्माण, इसका सेवा विस्तार किसने दिया? सेवा विस्तार दिया, सेक्रेटरी का दस्तखत था, मिनिस्टर का दस्तखत था, चीफ मिनिस्टर का दस्तखत था। और इसी भ्रष्टाचार की आकंठ भ्रष्टाचार की डूब के चलते नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी के सामने या सत्ता के सामने झुकते रहे। बड़ा आरोप कैसी आरजेडी की आस्था है राम मंदिर में? किसमें नहीं। श्री का पूरे मसले को देखें तो जो ईडी ने जांच किया है, ये करीब 5-6 हजार करोड़ का जांच किया है। 5-6 हजार करोड़? हाँ, 5-6 हजार करोड़ का है जो जांच किया है। लेकिन अगर इसमें है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं और नमामि गंगे कहते हैं कि गंगा को हम साफ करेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि नगर विकास से जुड़ा हुआ ये जो मामला है नमामि गंगे, ये सबसे बड़ा घोटाला है। कानपुर साफ हो गई, बनारस साफ हो गई और पटना में भी वही स्थिति है। तो नमामि गंगे में गंगा जी अगर कहीं साफ हुई होंगी, इजराइल से मशीनें मंगाई गई थी ना, कुछ ऐसा न्यूज आया था, बहुत हम लोग जब पढ़ते थे। देखिए, इसमें पैसा साफ हुआ है, गंगा नहीं साफ हुई, इसमें पैसा साफ हो गया। माँ गंगा के नाम पे घोटाला जिसको बोलते हुआ है, साइफन कर देना, निकाल लेना। नहीं, आप कह रहे हैं कि माँ गंगा के नाम पे भी घोटाला हुआ है? जब राम मंदिर में घोटाला कर दिया लोगों ने, जो राम के नाम पे सरकार बनी, गंगा जी के कौन कसम खा के आए थे कि गंगा जी को छोड़ देते? नीतीश कुमार और लालू यादव में बेहतर नेता कौन है? बेहतर लालू प्रसाद। नीतीश कुमार नेता कहाँ है? और वो तो नेता है ही। लालू प्रसाद यादव में और जगदानंद सिंह में। आप नीतीश कुमार को लीडर ही नहीं मानते? नहीं, लीडर ही नहीं मानता। कहते हैं कि जिसकी जुबान पे सच हो उसे खामोशी कहाँ रास आती है। ऐसा ही एक नाम है सुधाकर सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय किसान संघ जो है उनका इकाई है किसान संघ की, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हाल के दिनों में बहुत चर्चित रहे हैं। चर्चित इसलिए रहे हैं कि बिहार में जो आईएएस लॉबी जुड़ा हुआ है और ऋषुश्री का मामला, आपने देखा होगा कि ऋषुश्री की गिरफ्तारी हुई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक बड़े आईएएस का नाम लेते हैं, कहते हैं कि ये गैंग लीडर है। इसके इतर चूंकि किसान संघ से जुड़े हुए हैं तो ये मोतिहारी में जाते हैं, वहाँ पे किसानों की जमीन सरकार द्वारा जबरन कब्जा की जा रही है, इस पे आरोप लगाते हैं और ट्रैक्टर लेके जमीन पे उतरकर और खुद जुताई करते हुए देखे जा रहे थे। ठीक, ये तो हो गया इनका परिचय। आगे की जो भी जानकारी है इन्हीं से जानेंगे। सर नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते। थोड़ी सी हम सब कुछ जानेंगे कि ऋषुश्री का मामला क्या है, बिहार में कैसे आईएएस लॉबी काम कर रही है, क्या सरकार जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ऊपर हो गई है, इन तमाम विषयों पे आएंगे। शुरुआत में आपकी स्टार्टिंग की जो जर्नी है उस पर एक नज़र जान लेते हैं, क्योंकि दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे रहा। आप पहले बीजेपी में रहे, आपके पिताजी से थोड़ी सी बगावत हुई, अनबन रही, उसके बाद आप फिर आरजेडी में आए, तो इन तमाम घटनाक्रम पे आप थोड़ी सी एक नज़र डालिए। देखिए, हम लोग का जन्म पालन पोषण गांव में हुआ। गांव बक्सर, जिला कैमूर उसको बोलते हैं, भभुआ कैमूर बोलते हैं। वहाँ रामगढ़ जो एक ब्लॉक मुख्यालय है और फिर उसके बगल में 6 किलोमीटर दूर मेरा एक गांव है सहू का। तो मेरा जन्म और हाई स्कूल तक की पूरी पढ़ाई वहीं से मेरी हुई है। और जैसे गांव में सरकारी स्कूल हैं उसी में पढ़ना, और स्कूल भी आज जैसे तो थे नहीं उस ज़माने में। उस ज़माने में वही पेड़ के नीचे पढ़ाई, क्लासरूम तो होते नहीं थे। तो एक यात्रा इस मामले में बहुत सुखद मेरे लिए रहा कि मुझे एक प्राइमरी स्कूल गांव में, सेकेंडरी बगल के बाज़ार में, इंटरमीडिएट में इलाहाबाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से किया
और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो एक कि सभी हमारे जो शैक्षणिक यात्रा है वो सरकारी संस्थानों के मैट्रिक जरिए। कब हुई थी आपकी? मैं 90 में पास आउट किया। अच्छा, 90 में 12 आपने इलाहाबाद? 92 में इलाहाबाद जीआईसी से ठीक। 12वीं, और 95-95 में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। और तब हम ग्रेजुएशन हम 18 साल में कंप्लीट कर लिए। एक तरह से देखें तो बहुत कम उम्र में मैंने। हाँ, क्योंकि अभी तो बोला जा रहा है कि 14 पे आप अगर मैट्रिक कर रहे हैं, 16 पे इंटर, तो 19 टेक्निकली ये होना चाहिए। पहले एज की कोई क्राइटेरिया? उस समय भी था, हम्म। तो 1 साल रिलैक्सेशन भी को देने का अधिकार था। तो 1 साल हमको रिलैक्सेशन दिए, तो जिसके चलते हम अर्ली ग्रेजुएशन हमने कंप्लीट किया। फिर और मास्टर्स? आगे की पढ़ाई की यात्रा मेरी नहीं हुई, उसके आर्थिक कारण है, कई कारण हैं। आर्थिक कारण एक स्वाभाविक है एक कि बड़े किसान के परिवार में आज भी हो, और आज की तो और स्थिति खराब है। उस समय भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी किसान परिवारों की कि अपने बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह में पैसा दे के पढ़ा सकें। थोड़े से पिताजी तो आपके नेता बन चुके थे ना तब तक, तो तो आरजेडी के बड़े नेता अब यही जगदानंद तो एक सिंह। बड़ा सवाल है कि लोगों को लगता है कि नेता बन जाने से उसके पास पैसे आना चाहिए। ये तो सब समाज की सोच तो यही है। ये जो हो रहा है सब उसी देख रहे हैं, इसीलिए लोगों को क्योंकि लगता होगा। आजकल के जो भी नेता हैं, अभी बिहार में ही देख लीजिए, तो किन्हीं के बच्चे विदेश पढ़ते हैं, लंदन पढ़ रहे हैं, किसी का ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, कई सारे आईएएस के लड़के भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपके पिताजी भी थे उस समय, लालू यादव जी के बहुत करीब थे। फिर आपकी मैं पढ़ाई रुक गई और आप कह रहे हैं कि आर्थिक मैं स्थिति के दिल्ली कारण। यूनिवर्सिटी में टॉप कॉलेज में पढ़ा हूँ, हम्म। केएमसी से। और कोई मैं वहाँ का कमजोर छात्र नहीं था। अपने बैच में हम तीसरे स्थान पे थे। अब आगे पढ़ाई मेरी नहीं हुई। अब इसके आपने कई कहा कि कारण होंगे। आर्थिक कारण, आपने बोला ना कि स्वाभाविक आर्थिक कारण ही थे, बाकी तो कोई मतलब नहीं था। उस समय 18 साल 19 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ देना, आज के भी जमाने में, उस जमाने में तो माना जाता है कि अब तो पढ़ाई शुरू होती है, लेकिन छोड़ना पड़ा। तो फिर उसके बाद आप क्या किए, पॉलिटिकल? अब मैं 4-5 साल निजी क्षेत्रों में काम किया। निजी क्षेत्र जैसे? जैसे कि टाटा के साथ मैं 2 साल रहा। फिर एक कंपनी थी पटना बेस्ड ही थी, कल्याणपुर सीमेंट, उसके साथ 2-3 साल काम किया। क्या प्रोफाइल था, जॉब प्रोफाइल आपका? मेरी पढ़ाई के विपरीत था जॉब प्रोफाइल, मैं डेटा एनालिसिस्ट था। अच्छा, और पढ़ाई हम तो मास्टर्स ग्रेजुएशन आपका किस? ग्रेजुएशन मेरा तो हिस्ट्री ऑनर्स था। अच्छा। तो ठीक मेरा काम ही अपने नॉलेज के विपरीत था। तो हम बेसिकली डेटा एनालिसिस, तो उस समय आज के ज़माने में लोग सुनते हैं, उस समय तो वही काम करते थे हम। फिर उसके बाद अपना काम किया, अपना जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वापस गए, काम किए। काफ़ी एक बड़ी यात्रा है, वो जर्नी है, जहाँ पे जो लोग कहते हैं स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, नारे जो गढ़े जाए, वो हम लोगों ने उस काम को किया। बड़े स्तर पे राइस मिलों का हम लोगों ने निर्माण कराया, अपने भी और अपने आस पड़ोस में भी। और एक मुहिम के जरिए हम लोगों ने किसानों को बिहार में मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जोड़कर एफसीआई के साथ एक इकोसिस्टम हमने डेवलप किया। वो मेरी यात्रा है रही है 4-5 साल की। लेकिन उसके बाद तब तक नई सरकार आ गई, नीतीश कुमार वाली 2005 में। तो 6 में मंडी कानून को रद्द कर दिया उन्होंने। और फिर इसके बाद एक अलग तरीके का डेवलप किया गया बिहार में, जिसमें हर जगह उन्होंने जो डिजाइन किया, जहाँ की अ, अधिकारियों के लिए राज चलाना, अधिकारियों के लिए काम करना, अधिकारियों के द्वारा अधिकारियों के लिए, और अधिकारी ही राज कर रहे हैं ये लोकतंत्र की लोग। जैसे परिभाषा, हाँ, जैसे ये बिहार सरकार। में ठीक उलट अन्य राज्यों में भी होगा, मैं ये दावे के साथ नहीं कहता, लेकिन ये तो लोकतंत्र है नहीं बेसिकली, वास्तविक रूप से देखे तो। बड़ा आरोप है आपका ये, आएंगे इस पे। 2010 की यात्रा पे चलते हैं। आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं, पिताजी आपके आरजेडी के बहुत बड़े नेता, दूसरे तीसरे नंबर के नेता, रघुवंश बाबू, जगदानंद सिंह, लालू प्रसाद यादव, खुद, ये 3 बड़े नाम, राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर ये लोग हैं। और जब इतने बड़े नेता का लड़का जब
अपोनेंट को ज्वाइन करता है, बीजेपी को ज्वाइन करता है, विरोधी दल, विचारधारा भी एकदम अगेंस्ट, है ना? तो आपके मन में क्या चल रहा था कि विचारधाराओं को लेकर के सुविधा के हिसाब से व्याख्या है इस देश में। आपकी क्या व्याख्या है? हमारी जो व्याख्या है कि सत्ता प्रतिष्ठान का स्वरूप एक रहा है। अगर हम 75 सालों की राजनीतिक यात्रा को देखें तो 1-2 सालों का अंतर है, 1-2 व्यक्तियों का थोड़ा-सा अलग है पैटर्न। लालू प्रसाद जी का पैटर्न थोड़ा अलग रहा है। मैं मानता हूँ कि वो बदलाव का दौर रहा है, सोशल जस्टिस को लेकर के। लेकिन बाकी जो काम का जो कार्यशैली रही है, घूम फिर कर एक ही तरह की रही है। मुख्यमंत्री बदले, पार्टियाँ बदलीं, गठबंधन बदले, काम तो वही हुआ। कि इसलिए मैं थोड़ा-सा उससे ऊपर जाकर देखता हूँ। 10 में जब हम बीजेपी में गए तो उस समय बीजेपी ना दिल्ली में सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी और प्रदेश में भी बीजेपी एक पिछलग्गू पार्टी थी नीतीश कुमार की, मतलब कि कोई वजूद नहीं था इस पार्टी का 10 में। अब देखे होंगे आप 10 के कालखंड में तो ना देश स्तर पे बीजेपी में कोई जाना चाहता था और ना प्रदेश में बीजेपी को ज्वाइन करना चाहता था। नीतीश कुमार जी का इकबाल ऊँचा था, जो छोड़ भी रहे थे राष्ट्रीय जनता दल चाहे कम्युनिस्ट पार्टी, तो सब जेडीयू में जा रहे थे। बीजेपी में आप देखेंगे उस कालखंड में तो मैं अकेला गया था और दिल्ली में सितारे गर्दिश में थे, भारी सितारे गर्दिश में थे। इस पार्टी को चलाने के लिए भी हर इसलिए तरह आप की गए कि इस गर्दिश में जो डूब रही है नया इसको नहीं, मैं कैरियर के लिए नहीं गया। एक बात को समझना होगा कि अगर हम राजनीतिक तौर पे कैरियर बनाने के लिए जाना होता तो या तो मैं जेडीयू में गया होता या फिर वहाँ राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस थी। तो ये विषय ही नहीं था। जो समकालीन जो मुद्दे हैं वो गंभीर मुद्दों पे हमने हमेशा राजनीति की और जब उस समकालीन गंभीर मुद्दों पे मैं काम कर रहा होता हूँ तो उस समय मेरे लिए विचारधारा और पार्टियां गौण हो जाती हैं। हमारे लिए मुद्दे प्रमुख हो जाते हैं। आज भी देखेंगे तो जो सवाल है महत्वपूर्ण सवाल है भ्रष्टाचार का या किसानों की समस्याओं को लेकर के, प्रमुख रूप से हम ज़्यादातर इसी पर काम करते हैं। छात्रों के साथ संवाद करते हैं लेकिन उनके साथ हमको राजनीतिक जुड़ाव या व्यवहार के तौर पे नहीं, संवाद सबसे अधिक छात्रों के साथ मेरा ही है। देखें तो उनके साथ महीने में 2-3 अच्छे हम सेमिनार अटेंड करते हैं। की तरफ से आप जो विपक्ष के आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, आप उनसे अधिक एक्टिव आप दिख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आप ही विपक्ष के नेता का रोल निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही है। देखिए जो कह रहे हैं वो एक असामान्य बात कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक तौर पे एक प्रमुख पद है और तेजस्वी जी उस पद के अनुरूप वो काम भी कर रहे हैं। जो अधिकतम एक्टिविटी करना चाहिए कर भी रहे हैं। लेकिन हम एक बात ज़रूर भूल गए हैं कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो गई। व्यक्ति केंद्रित राजनीति का कहने का अर्थ है कि मोदी इज़ इंडिया, इंडिया इज़ मोदी, जो इंदिरा गांधी के ज़माने से शुरू हुआ। तो लेकिन डेमोक्रेसी में 13 करोड़ की डेमोक्रेसी है बिहार की, उसमें केवल अगर हम देखें केवल एक मुख्यमंत्री और एक विपक्ष के नेता 2 ही अगर काम करेंगे तो बाकी लोग क्यों चुनाव लड़ते हैं? या फिर चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है एमएलए का, एमपी का, इस पदों की ज़रूरत क्या है? और ये सभी पद जो हैं ये संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण भी हैं और एक रिफ्लेक्ट करते हैं एक लार्जर पीपुल्स सेक्शन का, एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसके हिसाब से उनको काम भी करना चाहिए। केवल पार्टी ही काम करेगी, कोई नेता ही काम करेंगे और बाकी लोग घर बैठ जाएँगे या दर्शक के रूप में रहेंगे तो फिर ये राज्य का दुर्भाग्य या देश का दुर्भाग्य नहीं खत्म होने के पीछे ये बड़ा कारण है। वापस चलते हैं 2010 में। पिताजी आपके चुनाव प्रचार करते हैं, आरजेडी एक कद्दावर नेता थे, उनकी अपनी पकड़ थी। अंबिका प्रसाद यादव कहते हैं कि मेरे राजनैतिक पुत्र जो हैं ये है। वो चुनाव जीत जाते हैं, आप चुनाव हार जाते हैं। फिर आपके साथ पिताजी की बातचीत बंद रही थी कुछ दिन? देखिए पिता के तौर पे मेरी बातचीत कभी नहीं बंद होगी, पिता पुत्र के तौर पे, जो पारिवारिक सामाजिक रिश्ते हैं। वैचारिक आधार पे भी एक तरह से देखें तो बहस मुहावस होते ही रहेंगे, मुद्दों के आधार पे। अलग-अलग राय तो है ही रहती ही है, हमेशा ही रही है। लेकिन लार्जर जो पॉलिटिकल सवाल है उसको लेकर घर में कभी डिस्कशन नहीं होता मेरा।
ये परंपरागत रूप से हम लोग इस राजनीतिक जीवन में घर के भीतर राजनीतिक सवालों पे हम लोग कभी चर्चा करते ही नहीं। ये मैं बंद भी नहीं रही थी, करता, लोग कह रहे थे ऐसा, मतलब मेरे मैं भी सूत्रों ने नहीं बताया करता, कि मेरे आपकी पिता बातचीत भी नहीं बंद थी। करते, मेरे भाई भी नहीं करते। पार्टी स्तर पे बातचीत होती ही नहीं, राजनीतिक बात होती ही नहीं घर में। वो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। हम लोग को जो भी काम करते हैं राजनीतिक, उस सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक तौर पे करते हैं। एक कमरे में बैठ के नहीं कि ये पार्टी क्या कर रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ये विषय ही नहीं है। जो घर है वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है। तो जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे थे कि आपकी बातचीत बंद थी 2010 में, 10 के बाद से जब आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए, अभी ये सच्चाई नहीं है? बातचीत, मैंने कहा कि अभी हम उनके पार्टी में ही हैं, तो मेरी बातचीत अभी भी नहीं होती है राजनीतिक सवाल पर। पॉलिटिकल बातचीत बंद थी। हाँ, राजनीतिक बातचीत मैंने कहा अभी भी नहीं होती, हम उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं की पार्टी में हैं। वो ये नहीं बताते क्या करना है मुझे, नहीं क्या करना नहीं है, नहीं वो नहीं बताते कभी, इसकी ज़रूरत भी नहीं। लेकिन अब तो देखा जाए कि आपके पिताजी धीरे-धीरे साइड लाइन हो गए हैं, जैसे रघुवंश बाबू उसका को। क्या कारण आपको लगता है उनका साइलेंट? मेरा तो स्वास्थ्य लगता है कि मैं अपना पर्सनल मानता हूँ कि अब उम्र हो स्वास्थ्य गई ही इसलिए। कारण है। वो आश्चर्य है, क्योंकि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बूढ़े 87 साल की उम्र में कोई ये उम्मीद करे। लोग बार-बार कहते हैं कि भाई सबका रिटायरमेंट होता है, सरकारी अधिकारियों का 60 साल। ठीक है, राजनेताओं का 60 साल नहीं है, 70 साल नहीं है, 80 साल नहीं है, लेकिन एक स्वाभाविक है कि जब तक स्वास्थ्य ठीक होगा तभी तक ना राजनीति कर सकता है कोई। अब उनको जाने-आने में दिक्कत है, कहीं कई तरह की शारीरिक और परेशानियाँ हैं, तो उसको साइडलाइन नहीं कहते हैं, त्याज्य कर देना, त्याग देना, और वो होता ही है, होना भी चाहिए। त्याग करना चाहिए इन राजनेताओं को युवा पीढ़ी के आने के लिए। एक ये मान लिया जाए एक कि समय जगन्नाथ सिंह पर ने, रहते त्याग कर देना चाहिए। ये मान लिया जाए कि उन्होंने अपने बेटे के लिए रास्ता खोलने के लिए अगर भई आज की राजनीति में तो एक-एक परिवार में 5-5 एमएलए एमपी हैं। इसके लिए उनको मुझे त्याग करने की क्या ज़रूरत थी? और ये अगर त्याग ही करने की बात होती तो मैं त्याग देता पिता के लिए। मैं उसमें का आदमी हूँ। अगर उनकी इच्छा होती कि नहीं मैं राजनीति करूँगा भी और कर सकता हूँ, तो मैं ही नहीं लड़ता। मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। अब 10 साल आगे चलते हैं, 2020 रामगढ़ विधानसभा से आप चुनाव लड़ते हैं, थोड़ी-सी के मार्जिन, वहाँ पे हमेशा त्रिकोणीय फाइट होता है, ये सच है? वो एक ज़ोन है, पर्टिकुलर ज़ोन है, हुँ। 8 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का, जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता है। वो बिहार की राजनीति से अलग शाहबाद। उसका शाहाबाद भी नहीं है, शाहाबाद में 22 सीट है, हुँ। लेकिन केवल 8 ऐसी सीट है जहाँ की बिहार की राजनीति से उसका अलग है। उत्तर प्रदेश की सीमा सीमा पर वो है 8 सीटें, वो बीएसपी प्रभावित बीएसपी कर। का प्रभाव है। तो वो त्रिकोण पैदा करता रहता है, हमेशा कोई न कोई 1 एमएलए 2 एमएलए उसके बन जाते हैं उस एरिया में। तो एक वो पर्टिकुलरली बिहार की राजनीति को जो समझते हैं वो उस हिसाब से नहीं चलता वो इलाका। उसका एक अपना तरीका है चलने का। त्रिकोण होता ही है, उस त्रिकोण में कभी राष्ट्रीय जनता दल, कभी बीएसपी, कभी भाजपा चुनाव जीतता रहता है, और वो 8 सीटें वैसी हैं, कोई 1 सीट नहीं है। अच्छा, 2020 में आप चुनाव जीतते हैं, फिर गठबंधन की सरकार बदलती है, आपके साथ नीतीश कुमार जी आते हैं और आप कृषि मंत्री बनते हैं। कृषि मंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद आप इस्तीफा दे देते हैं। क्या हुआ था अंदर की बात पहली बार बता दीजिए? क्या हुआ था, कुछ ऐसा अनबन? किसने कहा था कि इस्तीफा दे देना चाहिए आपको? सवाल इस्तीफा देने का नहीं था, किसने कहा था कि मंत्री बन जाना चाहिए? हमारी तो इच्छा नहीं थी मंत्री बनने की। अच्छा, ये बता दीजिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। और पार्टी में इसके लिए मेरे पर कार्यकर्ताओं और नेताओं का सभी का दबाव था, और हमने सभी के लिए नहीं, सभी। किसने सबसे पहले कहा था ये? आपने जब खुद से कहा कि हमें कहा गया कि आप मंत्री बन जाओ, किसने कहा था? पहला फ़ोन किसका? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी हमारे मसले में वही फैसला लेते हैं। जानकारी हो, सूचना हो, किस पद पे जाना है, क्या करना है, वो खुद ही तय करते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि वही तय करते हैं क्या करना है, नहीं तेजस्वी करना। जी अभी तेजस्वी जी तो वर्तमान के लीडर है, तो उनके ज़माने में तो कोई ऐसा भी राजनीतिक फैसला नहीं हुआ है कि जो उनके ज़रिए आए। जब तक जो हमको मिला है तब तक तो वही नेतृत्व कर रहे थे। अभी भी नेतृत्व सच है कि वही कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही हैं। तो उनका फ़ोन आया था कि सुधाकर सिंह आप कृषि मंत्री बनिए। मंत्री बनना है, तो मैंने मना किया कि अध्यक्ष जी रहने दिया जाए, देख लेंगे बाद में। अभी मेरे लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है नीतीश कुमार के साथ काम करना। क्यों? देखिए क्या है कि हमारी नीतीश कुमार से कोई जो संघर्ष है,
वो वैचारिक संघर्ष है और क्या वो क्या पुराना वैचारिक संबंध संघर्ष है। था आपका, जबकि आपके भाई तो देखिए जेडीयू ज्वाइन किए थे ना देखिए अजीत जी? फिर कहा परिवार के भीतर राजनीतिक फैसले लेने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, कब कौन क्या लेगा फैसला लेगा और हम लोग उसकी आपके पोस्टमार्टम नहीं नीतीश जी करते। के साथ क्या वैचारिक मतभेद है? बहुत बड़ा मतभेद था। देखिए पारिवारिक मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे उनसे, व्यक्तिगत थे, वैसे है नहीं? मैं डिनाई नहीं करता कि मेरे अच्छे संबंध नहीं हैं, अभी भी मेरे अच्छे अच्छा। संबंध हैं। मैं ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था तो मैं नीतीश कुमार के घर पे ही रह के पढ़ा, तो मेरे पिता समान हैं। अब बड़ी इससे बात आप ज़्यादा कह रहे हैं कि आप और इससे फिर इससे उसके बाद उन्हीं से वैचारिक मतभेद भी हो गए आपके। ऑब्वियस है, मैंने कहा कि परिवार के भीतर मैंने कहा कि व्यक्ति लोकतंत्र की जो बुनियादी इकाई है वो व्यक्ति है, परिवार नहीं है। तो बुनियादी इकाई के तौर पे मैं उनसे असहमत था कि वो कॉर्पोरेटाइजेशन के पक्ष में थे एग्रीकल्चर में, कृषि में। 2005-6 में जो उन्होंने कृषि की पॉलिसी लेकर आई। हाँ, 2004 में जब वो केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने जो नीति लाया, एक 3 कृषि कानून है वो उस समय उसकी नींव रखे गए थे 2004 में। हाँ, कहा जा रहा था बिहार तो पहले बहुत पहले इसे लागू कर चुका था। और नीतीश जी कहा भी कि जो देश कर सोचता है उससे हम 20 साल पहले सोचते हैं। 2006 में उन्होंने कृषि कानून बिहार का रद्द कर दिया था। तो ये धोखा जो किसानों के साथ है मोदी सरकार की, ये नई बात नहीं थी, ये तो ऑलरेडी नीतीश कुमार ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के साथ जो पारिवारिक संबंध थे, वैचारिक संबंध थे उनके साथ, इसमें सुधाकर सिंह की अगर मनमुटास हुई और इसमें खटास आई तो ये किसानों के लिए आई। स्वाभाविक है और कोई विवाद नहीं है। और क्या व्यक्तिगत, मैं कहा ना कि पारिवारिक उनसे संबंध है मेरे। आज भी मैं ये उम्मीद है कि मैं अभी भी समय मांगूंगा तो मना नहीं कर सकते मिलने से। और कोई कानून और बदलाव तो नीति का नहीं कर सकते मेरे कहने से, ठीक, लेकिन व्यक्तिगत कोई मामला होगा तो जरूर सुलझाएंगे। ठीक। आप मंत्री बने, फिर आपने क्या किया कि फिर इसमें खटास आनी शुरू हो गई, आपको लगा कि देखिए इस्तीफा दे देना कृषि चाहिए? रोड मैप 1, 2, 3 हो चुका था और 4 क्या था डिटेल में बताइए ना इसको। बिहार को कृषि क्षेत्र में डबल करने का पूर्णतः, मतलब इसको कहें कि जो प्रोडक्शन था बिहार का वो 1,80,00,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर इसको ले जाना चाहते थे लोग 300 करोड़ टन तक। और इसके लिए उन्होंने कृषि रोड मैप 1, 2 और 3 बनाया, जिसपे लगभग 3,10,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। तो मैंने कहा कि 3,10,000 करोड़ रुपए बिहार जैसी गरीब राज्य के लिए बहुत पैसा होता है, क्योंकि आप देखें बिहार का कर्ज आज के दिन में 5 लाख करोड़ है और केवल हम कृषि क्षेत्र पर हम 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं इन दिनों में। तो रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट ये था कि हम लोग निगेटिव ग्रोथ था, जो 10 साल में जो निवेश था उसके से हमको 2 गुना प्रोडक्शन होना था, 2 गुना ना होके जो जिस दिन हम योजना लाए उस दिन से भी हम नीचे गए थे। तो मैंने कहा कि ये तथ्यात्मक रूप से गलत है और मैं फिर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के पक्ष में नहीं हूँ। और हम पूरे जांच के लिए मैं आदेश दूंगा, एक थर्ड पार्टी सीबीआई जांच कर ले या अन्य एजेंसी जांच करे और हमको बताए। आपको कुछ इसमें डाउट लगा कि भ्रष्टाचार हुआ है? और इन देखिए क्या है भ्रष्टाचार, लोगों को 2 तरह के भ्रष्टाचार हैं। एक तो आर्थिक भ्रष्टाचार है, जो कट मनी लेते हैं लोग कि 1 लाख की सड़क बननी है 10% रख लिया लोग, ये छोटा भ्रष्टाचार है। हम इसको भ्रष्टाचार को अगर देखें तो हम एक बार न साबित भी नहीं कर पाएंगे इस भ्रष्टाचार को। हाँ, आप कैसे हाँ कि 1 लाख का काम था 90,000 में हुआ, 10,000 रुपया बचा लिया कोई, वो अधिकारी रख ले अपने पास, ठेकेदार रख ले, तो इसको हम बेसिकली वास्तविक रूप से साबित करना बहुत कठिन है और संभव भी नहीं होता है। लेकिन हम इसको छोटा भ्रष्टाचार इसीलिए मानते। बड़ा भ्रष्टाचार है कि हमने जो राजकोष का पैसा खर्च किया जिन उद्देश्यों को लेकर के और वो अगर पूर्ण नहीं हुआ तो उसको हम बोलते बड़ा भ्रष्टाचार। तो उसमें कैसे साबित करेंगे? ये तो दिख रहा है ना कि 100 रुपया जैसे कृषि रोड मैप में लिखा पहला पैराग्राफ कि हम 1,54,000 करोड़ या 3,10,000 करोड़ रुपए जब खर्च करेंगे तो बिहार में उत्पादन 1,80,00,000 टन से बढ़ करके 300 करोड़ टन हो जाएगा। 180 से 300 करोड़ टन हो जाएगा। और 10 साल बाद जब चौथे की बारी आई करने की, 15 साल के बाद चौथे की, तो वो उत्पादन 180 से घट के 179 हो गया। अभी तो डेटा प्रूफ हो गया ना।
वो अब पैसा इसमें कहाँ है? हाँ भाई पैसा लगा है। हम्म, हम जिनका भाई इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पैसा हमने राजकोष से निकाला कि भाई 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनेगी, और पता चला कि 1 करोड़ रुपए निकल गए और बिल्डिंग है नहीं। आपने बोला कि हम इसकी जांच करा लेते हैं, थर्ड पार्टी से मैं आदेश दूंगा, है ना, तो प्रेशर बना। अब स्वाभाविक है, जितने पैसे लोग खा गए थे, लूट लिए थे। तो आपकी पार्टी के नेता की तरफ से कॉल आया या फिर जो उस गठबंधन में शामिल थे दूसरे जैसे? देखिए, बहुत साफ करूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कॉल आया कि अगर सरकार चलानी है हम्म, तो बयान को नहीं देना होगा। लालू प्रसाद यादव जी का कॉल जी। आया। तो हमने कहा कि तो स्वाभाविक है कि हम बयान दिए हैं और वापस भी नहीं लेंगे, तो हमारे पास विकल्प सीमित है, वो है इस्तीफा। तो उन्होंने कहा हाँ, एक ये रास्ता है, इस्तीफा दे सकते हो। तो हमने बस इस्तीफा दे दिया। मैं अपने घर में, परिवार में, पार्टी में, कार्यकर्ता से किसी से कोई बात नहीं किया, सीधे इस्तीफा मैंने लिखा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजा होगा, मुख्यमंत्री गवर्नर को भेजा होगा। ये बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव जी पे दबाव आया होगा तभी तो। देखिए, दबाव जैसा नहीं था, उसके बाद आप उन्होंने लोग तो मिले विकल्प कभी? दिया मेरे पास हाँ। कि इस पद पे रह सकते हो, काम कर सकते हो, बयान नहीं दे सकते। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि इस्तीफा दो, तो दबाव नहीं मानता हमने। उन्होंने मेरे पास चॉइस दिया, तो हम अपना अपना चॉइस मेरा जो था वो हमने किया। नहीं, आपने इस्तीफा दिया उसके बाद कभी उनसे ऑफ कैमरा बातचीत हुई कि हमेशा नहीं क्या मामला रहा होगा, कहाँ से? स्वाभाविक। उन्होंने ऐसा कहा ना कि सरकार बचाने अच्छे की। अच्छे बताइए, नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम विधानसभा भंग कर देंगे। अच्छा, धमकी दे रहे थे नीतीश कुमार, इसलिए सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार बदलाव तक भी बात होती तो कोई विषय नहीं था। सरकार को इसको हम असेंबली डिजॉल्व कर देंगे जा करके, इस तरह का दबाव बना रहे थे। तो स्वाभाविक है कि इस्तीफा मेरा सस्ता है ना। बिहार के हित में बात करें, पार्टी के हित में छोड़ दें, तो बिहार के हित में क्या है कि हम एक मंत्री पद रहने के लिए सरकार को डिजॉल्व कर दें और चुनाव लाद दें बिहार पर। और आज के ज़माने में जो चुनाव है, कैसा लड़ा जा रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं पार्टियों के, सरकारों के। तो हमारा था कि हम जिन उद्देश्यों के लिए लड़ रहे हैं कि राज्य का पैसा बचना चाहिए, और पता चला मेरे चलते डिजॉल्व हो जाए सरकार, तो इससे तो कई गुना नुकसान हो जाता राज्य का। तो व्यक्ति का महत्व नहीं रह जाता है ना। जब आप एक आइडियोलॉजिकल वार लड़ते हैं तो व्यक्ति गौण हो जाता है, फिर मुद्दे ऊपर होते हैं। तो कई ऐसे उसमें फैसले लेने में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है और यही रास्ता है सही, ऐसा नहीं होता। जब आप 13 करोड़ लोगों के लिए फैसला ले रहे होते हैं तो अपने को उसको पीछे हटाना पड़ता है। तो हमने पीछे हटने का निर्णय लिया। फिर साल आता है 2024 का, आप बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। कहा जाता है कि वो ब्राह्मण बहुल सीट है और परिस्थितियां और जो समीकरण थे वो आपके अनुकूल नहीं थे वहाँ पे। नहीं थे, लेकिन अनुकूल बन गए क्योंकि एक आईपीएस हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव भर लिया, उन्हें टिकट नहीं मिला बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की वो सीट, बीजेपी ने वो सीट गंवा दी। कहा गया कि अब परिस्थितियों के कारण वहाँ सांसद बने। एक गलत परसेप्शन और नैरेटिव्स कहा गया। आंकड़ों को देखें तो मैं सीधे लड़ाई में बीजेपी को हराया। निर्दलीय 47,000 अगर पाए उधर से, तो मेरे तरफ से भी तो निर्दलीय लोग लड़े थे, ददन पहलवान लड़े थे। उनको कितना वोट आया था? उनको मिला 15,000। चलिए 15,000 माइनस कर लेते हैं 47 से। आपकी जीत कितनी से हुई थी? और हम 30-32 शेयर से जीते। तो अगर जस्ट था ना। देखिए, वो इलाका, मैंने कहा कि वो इलाका ही एक बीएसपी के, उस इलाके में बीएसपी के लड़ने से त्रिकोण होता ही है। ऐसा नहीं है त्रिकोण हमारे वोट से त्रिकोण, हमारे वोट में बीएसपी 1.25 लाख वोट पाती है, उसको कोई नहीं जोड़ता। हमारे वोट से ददन पहलवान 15,000 वोट पाते हैं। आपकी वोट एक मेरे ही नाम का आदमी लड़ गया, वो 15,000 पाया। हाँ, वो भी एक नकली डमी लड़ा दिया, सुधाकर। अब वो भी 15,000 पा गया। वो खुद कह रहा था कि पता नहीं कौन हमको वोट दे दिया 15,000। भाई, ददन पहलवान जैसा दिग्गज आदमी लड़ रहा हो तो 15,000 पा रहा है। एक मेरे नाम का डमी लड़ रहा, वो भी 15,000 पा रहा है। अगली चुनाव में ददन पहलवान के साथ आपकी बातचीत होगी कि आप ना लड़ें या फिर? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए किसी से बात करने की क्या जरूरत है? ये तो बहुदलीय लोकतंत्र है और मल्टीपल चॉइस है। भारतीय लोकतंत्र की तो सबसे खूबसूरती है। अब हम इस अनुमान पर कि फला आदमी के लड़ने से मुझे नुकसान हो जाएगा और इनको नहीं लड़ना चाहिए, तो ये तो मोदी जी का मोदी स्टाइल है
कि अपने विपक्ष को कुचल देना, अपने प्रतिद्वंदियों को चुनावी प्रक्रिया में नहीं, भाग नहीं लेने देना। सत्ता का तो यही चरित्र रहा है ना कि जो भी सत्ता अगर में वही ताकत में होते हैं। वही चरित्र है तो उस चरित्र जैसा अपना चरित्र बनाने की हमको क्या जरूरत है? हम तो अपने काम पे लड़ते हैं, जो अपने काम है, किसानों की लड़ाई है, पार्टी के अपने वोट बैंक हैं, हम लोग उसके आधार पे लड़ते हैं। मैं सीधी लड़ाई में बीजेपी को हराया हूँ, कोई वोट कटवा के चलते नहीं। हमारा वोट कटा था उनसे कई गुना ज्यादा। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, थोड़ा हम सा बक्सर के आप स्थानीय कह सकते हैं कि 30,000 से हम क्यों जीते, हमको तो 2 लाख से जीतना चाहिए था। भाई वो बहुजन नहीं लड़ता तो हम 2 लाख से जीतते, क्योंकि बसपा का वोट तो एक भी वोट बीजेपी में नहीं जाता है, वो तो सब हमारा पार्टी का वोट है। वो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि जो दलित समाज का वोट है वो आप ही का है? देश भर में है। बीजेपी कहते हैं बीजेपी की सबसे ज्यादा कहना और 19 में चुनाव हुए, दलित समाज के सबसे अधिक वोट बीजेपी को मिला था। कहाँ का? पूरे देश का। उत्तर प्रदेश से भी सबसे ज्यादा मिला था, उत्तर प्रदेश में 24 बसपा लड़ती है, उसका जितना दलित है उसका उसको वोटवा मिल गया, तो फिर बीजेपी को कौन वोट मिल गया? भाई 10% वहाँ दलित वोट तो यूपी में है ना, और वो 10% तो बीएसपी पा ही रही है वहाँ वोट, तो कौन वोट का मिल नहीं गया? नहीं, दलित समाज में बहुत सारी जो एक जाति है हरिजन, उनका वोट बीएसपी को ज्यादा ट्रांसफर होता है। बाकी जो नन हरिजन जैसे कि तो ओबीसी में नन यादव और यादव, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ ना, बीएसपी के वोट की मैं बात कर रहा हूँ। हमने तो टोटल दलित की बात तो की कहा नहीं। हाँ, हमने तो बीएसपी की बात कहा कि बीएसपी जो वोट हम लेती है वो हमारा वोट लेती है, इंडिया गठबंधन का बीएसपी। हमने वो इंडिया गठबंधन नाम लेने बचा है क्या अभी? इंडिया गठबंधन आप मजबूती से बचा हुआ है, और आप देखेंगे लोकसभा का भी सत्र आएगा, देखिएगा कैसे सत्तारूढ़ दल को हम लोग घुटने पर लाएंगे। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं अभी लोकसभा सेशन में? देखिए उनके मुद्दे अलग हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं। हमारे मुद्दे हैं नीट परीक्षा लीक पर बहस होनी चाहिए देश में। री नीट में भी पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है? हाँ, पेपर लीक हुआ है। नहीं, लखीसराय से तो पकड़े गए वो मुन्ना भाई थे। वो मुन्ना भाई के अलावा पेपर लीक है री नीट में। कहाँ? वो राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल नहीं देख रहे हैं क्या? अब देखिए वो सबूत सहित दिया गया है, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से आया है। 3 दिन पहले का उठा के देखिए। मैं इस पे अगर आप मैंने जरूर लिख पाऊं देखिए, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नहीं देख लीजिएगा। हाँ। वो हम कह रहे हैं तो सत्यापित तरीके से कह रहे हैं। री नीट में भी पेपर लीक है। 2,35,000 प्रति छात्रों को भेजा गया, देश में लाखों छात्रों को पेपर, एकदम क्लियर कट है। दूसरा है राम मंदिर में जो चोरी हुआ है, वो चंदा चोरी से ज्यादा आस्था की चोरी हुई है। नहीं, आप लोगों के लिए आस्था कब से महत्वपूर्ण हो गया? जिस पार्टी जिस विचारधारा से क्या ये कोई आस्था प्रोप्राइटरशिप है क्या बीजेपी? नहीं, लेकिन उनके लिए वोट बैंक की राजनीति होगा। लालू प्रसाद हमारे वोट हम लोग आस्थावान लोग हैं, हम लोग आस्थावान लोग हैं। आप हम वोट नहीं मानते। राम मंदिर में क्या चीज? आरजेडी की आस्था है राम मंदिर में? किसमें नहीं? क्या हिंदू धर्म में नहीं आस्था हमारी पार्टी को, कि राम मंदिर में आस्था नहीं? याद करिए, आप लोग छात्र हैं और पढ़े लिखे छात्र हैं, और जीवन में याद रखिएगा जो मैं आज बयान दे रहा हूं। बीपी सिंह ने क्या कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम मानेंगे और देश मानेगा, यही बात तय हुई थी। बीपी सिंह की सरकार भाजपा ने गिरा दिया कि नहीं, हम कोई कोर्ट का फैसला नहीं मानते, हम सत्ता के बल पर हम मंदिर बनाएंगे। उसके बाद किसकी सरकार बनती है? वाजपेयी जी की। क्यों नहीं बनाए? उसके बाद किसकी सरकार बनती है? मोदी की। क्यों नहीं बनाए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आता है तो मंदिर बनता है। हम लोग तो पहले से भी यही कह रहे थे। हमारी बात में और भाजपा की बात में क्या अंतर हुआ? अगर सुप्रीम कोर्ट के बिना फैसले का ये बना देते पार्लियामेंट से, तब मैं मानता कि बीजेपी राम मंदिर बनाई। क्रेडिट आप छीन रहे हैं उनसे, मतलब मैं जो फिर अभी बात कर रहा हूं, भाजपा ने भी नहीं बनाया, चंदा तो देश दिया। अगर भाजपा अपने पार्टी फंड से अगर राम मंदिर बनाया होता तो मैं मान लेता। वो तो पैसा हमने भी दिया, कौन नहीं दिया देश में पैसा? आप भी दिए होंगे, 10 रुपया ही दिए होंगे। तो जो बीजेपी के लोग नहीं थे वो भी पैसा दिए। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि वो लिस्ट जारी किया जाए कि कौन कौन चंदा दिया था मंदिर बनाने में, ट्रांसपेरेंट तरीके से वेबसाइट पर उसको डालिए। एक और रिसेंट मामला चल रहा है नगर विकास से जुड़ा हुआ, कर लो, राम मंदिर पे थे नाम लो, हमारी बैटरी 3 डिस्चार्ज हो गई थी तो
राम मंदिर पे ही थे। हाँ, तो राम मंदिर को लेकर आरजेडी का रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सब मानेंगे, है ना? थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं हम आपको। नगर विकास से जुड़ा हुआ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा आपने कि ये भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है ना? आप सीधे सीधे आईएएस ऑफिसर्स का नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7-10 ऐसे नाम लिए आपने और कहा कि ये लोग शामिल है। और रिशु श्री जो टेंडर इशू करता था, है ना, बिना रिशु श्री से पूछे कोई भी आईएएस ऑफिसर टेंडर इशू नहीं करता था। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो नीतीश कुमार सुशासन की सरकार चला रहे थे, उनकी सरकार में सरकार नीतीश कुमार ना चलाकर आईएएस अधिकारी चला रहे, उनका दबदबा ज्यादा था, या फिर बाईपास कर रही थी कार्यपालिका जो है वो विधायिका को बाईपास कर रही थी, जबकि तीनों को मिलकर काम करना था? देखिए थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाते हैं। जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, तो वो विवाद ही हुआ था नीतीश कुमार से। उन्होंने लगातार बयान दिया कि बिहार में ओवर एस्टिमेटिंग और ओवर इनवॉइसिंग हो रहा है डेवलपमेंट में, और अधिकारी पैसा लूट रहे हैं। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के तौर पे कहा था। तो एक मुख्यमंत्री का कहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या नीतीश कुमार को ये सारी चीजें मालूम नहीं थी कि ऐसा ऐसा हो देखिए, रहा है? नीतीश कुमार को 100% मालूम है, और इसी भ्रष्टाचार के आकंठ भ्रष्टाचार की डूब के चलते नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी के सामने या सत्ता के सामने झुकते ये रहे, बड़ा आरोप या लगा रहे हैं दिल्ली कि के मतलब सामने। हाँ, निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार के कारण नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। एकदम प्रूवन फैक्ट है। ईडी ने क्या कहा है? ईडी ने लिखा कि तारणी प्रसाद, जिसके घर में पैसा पकड़ा गया 11 करोड़ रुपए, चीफ इंजीनियर था भवन निर्माण, इसका सेवा विस्तार किसने दिया? सेवा विस्तार दिया, सेक्रेटरी का दस्तखत था, मिनिस्टर का दस्तखत था, चीफ मिनिस्टर का दस्तखत था। इसी बिना पर लालू प्रसाद जी को सजा हो गया। लालू प्रसाद जी को पशुपालन घोटाले में उनके घर में रुपए नहीं मिले थे, ये बात अभी भी याद रखिए। कुछ नहीं मिला था पैसा, लेकिन क्यों जेल गए, क्यों सजा हुई? क्योंकि उस समय के जो अधिकारी थे श्याम बिहारी सिन्हा, उनका सेवा विस्तार लालू प्रसाद जी दिए थे, इसी प्रक्रिया के जरिए, जैसे जिस प्रक्रिया के जरिए नीतीश कुमार ने दिया तो था। आपके पास एविडेंस है तो आप लोग न्यायालय क्यों नहीं जाते? आरजेडी न्यायालय क्यों नहीं जाता? मैं न्यायालय सलाह चाह चुका हूँ। हमारा केस एडमिशन के फेज में है। उम्मीद है कि हमको अगले हफ्ते में डेट भी ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप लोग नीतीश कुमार के अगेंस्ट जा रहे हैं? मैं ईडी के डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम कह रहे हैं कि इसमें जांच को आगे बढ़ाइए। आप जब एविडेंस मिल गया कि फला व्यक्ति फला पैसा लेकर के फला काम किया, तो उससे पूछताछ होना चाहिए। वो आनंद किशोर से पूछताछ होना चाहिए। आनंद किशोर का सीधे आप नाम ले रहे हैं जो उसमें तो रिशुश्री ने कहा है कि हम तो उनके गैंग के आदमी थे, उनके लिए पैसा वसूलते थे, सारा कुछ। हम तो ट्रांसफर पोस्टिंग उन्हीं से करा लेते थे जहां जहां वो टेंडर निकलता था। टेंडर से पहले सारे अधिकारी फिट कर दिए जाते थे कि वहां जाकर के जिसको ठेका देना है उसी को दिया जाए। तो एक देखेंगे, एक सेट अधिकारियों का टीम था। सभी अधिकारी तो भ्रष्ट नहीं है बिहार में, ये चंद लोग भ्रष्ट हैं। और वो चंद लोग सारे डेवलपमेंट का जो 4,91,000 करोड़ रुपए कर्ज है बिहार पर, वो कर्ज लिए गए थे बिहार के विकास के लिए। वो आज कर्जे के कर्जे हैं, बिहार की जनता को चुकाना है 4,91,000 करोड़ रुपए। इस साल आप देखेंगे बजट में 72,000 करोड़ का कर्ज लिया गया है कर्ज चुकाने के लिए, एक्स्ट्रा, हाँ, ब्याज देने के लिए। हाँ, कर्ज चुकाने के लिए दिया गया, कर्ज लिया गया। और जो उससे काम हुआ बिहार में, सड़कें बनी, पुल बने, बिजली के तार खंभे लगे, बिल्डिंगें बनी, आज देख लीजिए सब ध्वस्त हो रहा है। 10 साल भी उसका लाइफ नहीं रहा। तो कर्जा जीवन पर्यंत चुकाएगा बिहार का जनता, और जो उसके हिस्से क्या मिला? हाँ, ये जो चंद भ्रष्ट आईएएस अधिकारी और नेता मिलकर के मालो माल हो गए, हजारों करोड़ रुपया लूट करके इस राज्य से बाहर चले गए। एक एक अधिकारी के यहाँ घर में 200-200, 300-300 करोड़ रुपए पकड़े गए छापों में। छोटे अधिकारी, अभी बड़े अधिकारी तो अब फंस रहे हैं। तो ये इसीलिए हमने थोड़ा सा इस पे विशेष रूप से प्रकाश डालिए ना। रिशुश्री की गिरफ्तारी होती है और पुलिस करती है गिरफ्तारी, तो एक ये भी नैरेटिव चल रहा है कि बिहार में चूंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो सत्ताधारी जो दल है, थोड़ा सा हम आपको पीछे ले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जब राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू का सरकार बिहार में चल रहा था, तो उस समय बिहार में धड़ाधड़ ईडी ने छापे मारे, और उस छापे में कई अधिकारी और ठेकेदारों पे छापे पड़े। रामकृपाल कंस्ट्रक्शंस,
कोई गब्बू सिंह, कुछ कुछ ऐसे लोगों पर। और देखेंगे कि नीतीश कुमार 17 महीना में ही वापस बीजेपी के साथ चले जाते हैं। और 17 में जाते ही 17 महीने बाद बीजेपी के साथ सारा ईडी का जांच वहीं पर रुक जाता है, सारी कार्रवाई रुक जाती है, छापे भी बंद, पूछताछ भी बंद। लेकिन इन बिटवीन 17 महीना में जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें आनंद किशोर से लेकर के 9 आईएएस अधिकारी, योगेश सागर, अभिलाषा शर्मा और संतोष कुमार मल, धर्मेंद्र कुमार, अमरिंदर सिंह जैसे, तारणी प्रसाद और ये लोग 8-9 लोग, 10 लोग, 12 लोग का एविडेंस आता है। संजीव हंस जेल में भी है और उसी में रिशु श्री को, संजीव हंस पे 2024 में उनकी गिरफ्तारी शायद हुई थी, उसके बाद फिर से उन्हें बहाल कर दिया गया था। आप देख रहे हैं ना कैसे प्रोटेक्शन है। भ्रष्ट अधिकारी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप था उसको पुनः नौकरी पे बहाल नीतीश कुमार करते हैं और फिर उसके बाद ईडी उन पर आर्थिक अपराध FIR करता है, जेल वारंट होता है, वो भाग जाता है। कैसे भाग गए? यहाँ तो आप गांव में जाके STF भेज करके कब्जा करके भरत तिवारी जैसे लोग की हत्या कर देते हैं। और ये उतना बड़ा IAS अधिकारी संजीव हंस कैसे भाग गया? और आज तक उसके घर पे क्यों नहीं जा करके उसको कुर्की वारंट हुआ? क्यों नहीं उसका घर तोड़ा गया? आप छोटे छोटे अपराधियों को गोली मार रहे हैं सड़क पे दौड़ा करके, अरे बड़े अपराधियों पर आप क्यों इतने मेहरबान हैं सरकार में बैठे हुए लोग? जाहिर है कि जब बंटवारा हुआ। एक और थियरी ये चल रहा है सर कि बिहार में चूंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा बेलगाम हो गई थी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ऋषि श्री का एक डेमो दिया गया है ताकि जो भी अधिकारी हैं वो बीजेपी की जो सरकार नहीं 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 नहीं, ये डेमो दिया गया है कि आप लोग नहीं नहीं, ये जो लोग दे रहे हैं वो आपको बरगला रहे हैं मीडिया को। सीधी बात है कि उसके बाद भी मैं फिर 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं बताऊंगा कि उसके बाद भी 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया है इसी मॉडल में जैसे नगर विकास का दिया गया है। सेम मॉडल में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिया गया काम, ठेका, कंपटीशन को बाधित किया गया कि जो उसका रेट है उसके एबव पे दिया गया। ये सारा खेल हुआ है, इसके सबूत मेरे पास हैं। मैं 5600 करोड़ रुपए का लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं बताऊंगा सबूत सही। आपको डर नहीं लगता है कि आप इतना बड़ा मुद्दा उछाल रहे हैं जिससे सरकारें हिल जा रही है, जिनकी दबाव से सरकारें बदल जा रही है और आप उनके अगेंस्ट अच्छे बताइए, सबकी मृत्यु तय है, इस धरती पे जो आया है वो जाएगा। आप भी शामिल आने का तो तय नहीं है धरती पर, किसी के नियंत्रण में नहीं है आने का। बिल्कुल। धरती पर जन्म लेने का, जाने का भी नहीं, जाने का तय है। यही तो आश्चर्य है। नियंत्रण में नहीं है, तय है लेकिन एकदम नियंत्रण में है। वो यमराज के नियंत्रण में, यमराज तय करते हैं किसको इस धरती से जाना है। तो इसकी चिंता में क्यों दुबले होते हैं लोग? सीएम के साथ तो मिले थे कि हमें सुरक्षा दे दी जाए, आपको शायद किसी अधिकारी की धमकी मिली थी। और निश्चित तौर पर यही कुंदन कृष्णन नाम लेके DG STF जो भरत तिवारी को भेज करके पटना से उनको इनकाउंटर कराया, ठीक 1.25 साल पहले यही काम हमारे साथ किया था। क्या धमकी आया था? उसने कहा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों बोलते हैं, जैसे आपने कहा ना कि डर नहीं लगता, तो उसने भी यही कहा कि आपको डर नहीं लगता भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से, आप आग से खेल रहे हैं, आप जल जाइएगा। अब भ्रष्टाचार के फोन पे बातचीत हुई थी या फिर स्वाभाविक है, मोबाइल ही आमने सामने कहा। हम तो बड़ा दूर, मेरा गांव है, कौन जाएगा मेरे गांव मुझे धमकाने के लिए, लेकिन टेलीफोन से, वो भी व्हाट्सएप कॉल से। अच्छा, व्हाट्सएप कॉल से। सरकारों के पास तो व्हाट्सएप कॉल को भी जानकारी हासिल करने का तरीका है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला, कहा कि आपके वरिष्ठ नीतीश कुमार जी से या फिर नीतीश कुमार जी से मुख्यमंत्री थे ना 1.25 साल पहले। फिर गृह मंत्री जी से भी मिला दिल्ली। लेकिन ये उदंड आदमी है और वहां भ्रष्ट आदमी है और भू माफिया है आनंद किशोर कुंदन कृष्णन। बड़ा आरोप लगा रहे हैं किसी अधिकारी एकदम। मैं सबूत दूंगा। मैं जब आरोप लगाता हूं तो सबूत सही। अभी राधा मोहन सिंह के बारे में कहा ना भू माफिया, उसका कुछ दिए हैं कागज इन लोगों? आएंगे हम उस पे आएंगे, आपको मुथियारी और देंगे हम। तो आपने बताया कि आप सीएम से मिले, सीएम की तरफ से क्या आश्वासन मिला और गृह मंत्री की तरफ से? उन्होंने कहा कि गलत हुआ है आपके साथ और आगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और सुरक्षा की मांग जरूर मैंने किया था, लेकिन कोई सुरक्षा हमको दी नहीं गई। जो रूटीन सुरक्षा हमको मिलता है 3 कांस्टेबल MLA के तौर पे भी और MP के तौर पे भी, वही मिलते हैं राज्य के भीतर यात्रा के लिए। राज्य के बाहर तो भी नहीं मिलता है हम लोग को। और
सुरक्षा देना राज्य की ड्यूटी है, नहीं दे रहे हैं तो भी हम जीवित ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम इस धरती पे नहीं हैं। रिशु श्री का मामला कितने करोड़ का होगा? रिशु श्री का पूरे मसले को देखें तो जो ईडी ने जांच किया है ये करीब 5-6 हजार करोड़ का जांच किया है। 5-6 हजार करोड़? हाँ, 5-6 हजार करोड़ का है जो जांच किया है। लेकिन अगर इसमें जांच आगे बढ़ी होती और जो लिंक थे उस पर अगर होता जांच तो ये बिहार में जाता, ये करीब करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर का मामला था। 1 लाख करोड़ का था, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। कई विभाग ऑपरेट कर रहा था। ये तो अभी एक विभाग का जांच हुआ ना, नगर विकास, वो भी 3 साल का जांच है। अगर कब का टाइम ड्यूरेशन? इधर 22 से पहले, मतलब 19 से 22 के बीच का है। 3 साल में वही 3 साल में 6 हजार करोड़ का है बच्चा। अगर जो लिंक थे अगर उस पर जांच हुआ होता, जैसे कि आनंद किशोर वहां भी था मंत्री भवन निर्माण में, आनंद किशोर था वहाँ शिक्षा विभाग में जो बोर्ड का चेयरमैन था, जहाँ मेधा घोटाला पेपर लीक होते रहे, जो यहाँ बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के नाम पर फर्जीवाड़ा होता रहा, फर्जी टॉपर पैदा किए जाते रहे। इस बार भी फर्जी टॉपर थी, लड़की थी। इस बार बोर्ड की परीक्षा में टॉपर कौन थी? एक लड़की थी। फर्जी कैसे थी? जब उस अभी बिहार में एक मॉडल बना दिया कि जब से टॉपर्स मीडिया के सामने पीडिया टाइल में फिल कर जाते थे और पकड़ में आ जाते थे, तो इन लोगों ने चालाकी किया है बिहार शिक्षा बोर्ड कि टॉप 10 को पहले स्क्रूटनी करते हैं, बुला के वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि परफेक्ट है कि नहीं। उस वेरिफिकेशन में जो टॉपर लड़की थी वो लड़की निकल गई और जो इंटरव्यूअर थे वो फेल कर गए इंटरव्यू देने में। तब उसकी कॉपी निकाली गई और निकाल करके लड़की से लिखवा कर मैच कराया गया, तो दोनों का हैंडराइटिंग अलग था। ये बोर्ड जानता था तो बोर्ड कार्रवाई कुछ नहीं किया, पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया। तब क्या हुआ? आपको कैसे पता चल जाती है सारी बात है? सरकार में बैठे हुए अच्छे लोग, मैंने कहा सब बेईमान लोग नहीं है, हमको सभी फाइलें सरकार से आती हैं। बड़ा आरोप है सरकार के। आरोप नहीं है, सच्चाई यही। अच्छा बताइए कागज कैसे आएगा बताइए? हम किस ऑफिस में, हमको कौन नहीं पहचानता, कैसे जाएंगे तो हमको कैसे मालूम है कि फला अलमारी में कागज रखा हुआ है? अगर रखा है तो चाबी हमको कैसे मिलेगा? चाबी मिल गया तो फोटोकॉपी कौन करेगा? आप ही को बिल्कुल कैसे फाइल निकालेंगे? कोई ना कोई ला के देता है। कौन लेके ला के देता है? उसी विभाग का जो अच्छे अधिकारी हैं, जिनको बिहार के विकास के प्रति सिंपैथी है। लोगों को लगता है कि हम मिट्टी का कर्ज है उसको चुकाना है, हम इस राज का कर्ज खाए हैं चुकाना है, तो वो लोग ऐसे लोग हैं और वो संख्या 90% है। तो ऐसे लोग हमको फाइल दे देते हैं फोटोकॉपी करके, फिर हमारा काम है वो करते हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं और नमामि गंगे कहते हैं कि गंगा को हम साफ करेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि नगर विकास से जुड़ा हुआ ये जो मामला है नमामि गंगे, ये सबसे बड़ा घोटाला है। कानपुर साफ हो गई, बनारस साफ हो गई और पटना में भी वही स्थिति है। तो नमामि गंगे में गंगा जी अगर कहीं साफ हुई होंगी, इजराइल से मशीनें मंगाई गई थी ना, कुछ ऐसा न्यूज आया था बहुत, हम लोग जब पढ़ते थे। देखिए इसमें पैसा साफ हुआ है, गंगा नहीं साफ हुई, इसमें पैसा साफ हो गया। माँ गंगा के नाम पे घोटाला, जिसको बोलते साइफन कर देना, निकाल लेना। नहीं, आप कह रहे हैं कि माँ गंगा के नाम पे भी घोटाला हुआ है? जब राम मंदिर में घोटाला कर दिया लोगों ने, जो राम के नाम पे सरकार बनी, गंगा जी के कौन कसम खा के आए थे कि गंगा जी को छोड़ देते? गंगा जी को क्यों छोड़ देते? बताइए कि पूरा आप कानपुर से आ जाइए हल्दिया तक, गंगा जी में एक बूंद पानी सफाई किया होगा तो बहुत करोड़ों हजारों करोड़, लाखों करोड़ खर्च के बाद, और बिहार में तो 20,000 करोड़ रुपए खा गए लोग। तो ये मान लिया जाए कि सबसे बड़ा घोटाला है ना नमामि गंगे, या फिर इससे भी बड़े घोटाले अभी कुछ लाने हैं? इससे बड़े घोटाले आएंगे इस देश में, उससे बड़े बड़े घोटाले हैं। और आपके पास है सबूत? देखिए सबूत तो है ही, बिना सबूत का कहाँ है, लेकिन सबूत को कहाँ लेके जाएंगे? इस देश में लोकपाल नहीं है, कहाँ लेके जाए? कोर्ट के पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है कि वो डिटेल ट्रायल में जाए, वो समरी ट्रायल से ज्यादा करना नहीं चाहता। अब समरी ट्रायल से पहले जो एविडेंस कलेक्शन है कैसे हो? कोई जांच एजेंसी हो तब ना। तो बहुत दुखद है कि इस देश का पैसा बर्बाद कर दिया गया, लाखों करोड़ रुपए निकाल लिए लोग। अभी देखने नहीं है, वन एवं पर्यावरण मंत्री के ऑफिस को सब बर्खास्त किया गया है किस आरोप में? पूरे पहाड़ को ये लोग जो रीच है दिल्ली का, उसको बेच रहा था लोग,
उसकी नीति को बदल रहा था हम लोग। अरावली की जो अरावली जिसको दिल्ली का फेफड़ा कहा जाता है, अगर वो न रहे तो एनसीआर क्या पूरा राजस्थान बर्बाद हो जाएगा। अगर अरावली ना रहे तो सूखा हो जाएगा दिल्ली तक राजस्थान तो बर्बाद हो रहा है, दिल्ली जो बची थी वो भी बर्बाद हो जाता। 5 करोड़ लोग रहते हैं, दिल्ली को उठा के कहाँ ले जाइएगा। आज भी शुद्ध हवा पानी नहीं है दिल्ली के पास, और अरावली को खत्म कर देते तो भी नहीं। ये भूमाफियाओं को अडानी को देना चाहते थे लोग, सब लोग मिल करके। अडानी भूमाफिया है, उससे बड़ा भूमाफिया कौन है बताइए। बिहार जैसे गरीब राज्य में 1-1 रुपया पे 1100 करोड़ रुपए जमीन ले रहा, उससे बड़ा भूमाफिया कौन है? बिहार सरकार की उद्योग पॉलिसी है ना। आप नीति कैसे बना सकते हैं ऐसा? जनता के पैसा को किसी एक आदमी को कैसे दे सकते हैं? ये कौन रोजगार मिलेगा ना? सरकार ये कह रही है कि उससे रोजगार लोगों को। हम खेती करते हैं उस पर, वो रोजगार नहीं है क्या? खेती और इंडस्ट्री कहते हैं, आप लोग ही कहते हैं। कौन कह रहा है कि इंडस्ट्री नहीं लगेगा? हम पैसा दो ना, फिर बात इंडस्ट्री। अच्छा, कोई भी प्रोड्यूस वो मुफ्त में देगा? नहीं, देखिए, बिहार सरकार कोई भी रुपया उनसे लेती है, बदले में अनुदान जो है ना वो राशि चुकाती है। कौन चुकाती है? किसानों को पैसा तो बिहार सरकार ही चुकाती है ना। ये पैसा किसका है? बिहार सरकार का है, जनता का पैसा है, किसानों का है। अरे भाई, हमारे पैसे को आप मालिक कैसे हो जाएंगे? एक बात, ये पैसा सरकार का तो है नहीं, बिहार में सर सरकार का तो पैसा है नहीं, जनता ने दिया टैक्स। उस टैक्स के अलावा आप कर्ज भी लेते हैं, वो कर्ज को भी कौन चुकाता है? जनता चुकाती है। तो आप कैसे 1 रुपया में 1000 करोड़ रुपए का संपत्ति खरीद कर जनता के पैसे से किसी 1 रुपए में कैसे दे सकते हैं? क्योंकि उद्योग जब फूलेगा तो उससे 10,000 करोड़ का मुनाफा आएगा। मुनाफा कौन हमको देंगे? मुनाफा तो अडानी साहब अपने घर लेके जाएंगे। रोजगार पैदा होगा तो सर मुनाफा आएगा ना, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। मुनाफा किसको जाएगा? जनता को, अडानी को। मुनाफा अडानी को जाएगा। हमको सस्ता देते तब ना आप कहते कि भाई देखो हम फ्री में जमीन दे रहे हैं, ये बिजली आप सस्ता हमको दीजिएगा तभी आपको हम दे देंगे जमीन। सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं 6 रुपया 1 पैसे का। बताइए, देश में अगर कोई भी गूगल कर लीजिए, 6 रुपया 1 पैसे का बिजली देश में एग्रीमेंट हुआ हो। अडानी साहब को बिहार 6 रुपये 1 पैसा में जमीन बिजली भी खरीदेगा और जमीन भी फ्री देंगे। ऐसा कहीं हुआ क्या दुनिया में? देखिए, बात को समझना होगा। वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ ट्रांसफर 2 अलग अलग विषय हैं। मैं वेल्थ क्रिएशन के पक्ष में है। वेल्थ क्रिएशन आप एग्रीकल्चर के चलते हो, इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर, यही 3 सेक्टर है। लेकिन वेल्थ ट्रांसफर, कोई मान लीजिए एयरपोर्ट बनाए हमने 1 लाख रुपए कर्ज पर, 1 लाख करोड़ रुपए कर्ज देकर और किसी को दे दिए 1 रुपया नहीं। क्या इस सरकार में इतने लोग बैठे हुए लोग निकम्मे हैं कि आपसे एयरपोर्ट नहीं चलता? आप कह रहे हैं सरकार चला लेंगे। नहीं, सरकारी तंत्र अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, देखा जाता है पहले तो आप सरकार को आउटसोर्स कर दीजिए। सरकार अच्छे से नहीं चल रहा है, आप सरकार को आउटसोर्स कर दीजिए। मॉडल पर यही है ना, पब्लिक एंड प्राइवेट। हम तो वही कर रहे हैं ना, सरकार को आउटसोर्स करो। देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो देश में सबसे सस्ता सरकार चलाएगा। एक नीलाम करो सरकार। वोट लड़ने की क्या जरूरत है सर? ये वोट कराने की क्या जरूरत है इस देश में? सरकार को आप कैसे आउटसोर्स कर सकते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज को किया जा सकता है, कुछ फंक्शंस को किया जा सकता है ना। सिंपल है, जब हम ही को निर्णय लेना है तो आप सरकारी आउटसोर्स कर देते हैं। कोई हो सकता है प्रधानमंत्री कहे कि हम 8,000 करोड़ वाली जहाज नहीं लेंगे, हम 800 करोड़ वाली जहाज से भी हम काम चला लेंगे। तो हम 800 करोड़ पे चढ़ने वाला जहाज वाले को प्रधानमंत्री बना देंगे। क्यों नहीं हो सकता? अब थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। ऋषु श्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी के कद्दावर नेता है राधा मोहन सिंह, आप उन पे बहुत बड़ा आरोप लगाए कि भूमाफिया है ये, है ना। और कह रहे हैं कि 700 करीब या 800 करोड़ की वो पूरी संपत्ति है जिसपे अवैध कब्जा है, ऐसा आपका आरोप है। आरजेडी पहली बार 24 और 25 के चुनाव के बाद जमीन पर उतरकर जो आप लोगों की पहचान रही है राष्ट्रीय जनता, तो ये पहली बार देखा गया कि राष्ट्रीय जनता दल जो है, जो आप लोगों की पहचान है कि जमीन पे उतरना, सड़क पे उतर के संघर्ष करना, ऐसा जब से तेजस्वी यादव जी आए हैं और उन्हें नेतृत्व दी गई है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके बाद से पहली बार राष्ट्रीय जनता दल सड़क पे उतरी। और आप खुद से ट्रैक्टर लेकर, जो वो वीडियो हम दिखा देंगे दर्शकों को, आप लेकर जोतते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या था मामला और थोड़ा सा बताइए। आप देखेंगे 20 में भी किसान आंदोलन चल रहा था तो तेजस्वी जी सड़क पर ट्रैक्टर लेकर उतरे थे। कितनी बार रोजगार को लेकर के पटना के सड़कों पे तेजस्वी जी उतरे हैं और राष्ट्रीय जनता दल उतरा है। ये हमारे क्या कहते हैं ना, लोग आरोप लगाते हैं तेजस्वी जी गायब हो जाते हैं, जैसे यूरोप चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं।
देश के प्रधानमंत्री अभी भी यूरोप में हैं, तो कहाँ आरोप लग रहा है उन पर? एक रूटीन काम है देश प्रदेश जाना। बताइए, गांधी जी, नेहरू जी, जेपी लोहिया, किसका नाम जानते हैं? नहीं, सुनते जाइए, कौन नहीं विदेश गए? वो तो सरकारी काम से गए हैं ना। कोई पढ़ने के नाम पे गए थे लोग, बहुत सारा लोग पढ़ने के नाम पे गए थे लोग, नहीं, राजनीति नहीं, के। मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री तो सरकारी काम से गए थे। कौन कह रहा है कि वो सरकारी काम पे गए हैं? बताइए, इजराइल जैसा देश जिसकी पूरा पटना से भी छोटा भूगोल है, वहाँ 3 दिन में कौन काम कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? इजराइल के साथ कई सारे डिफेंस पैक्ट साइन हुए हैं। वो आजकल तो ऑनलाइन साइन होते हैं ना डिफेंस पैक्ट। देखिए, तो अभी ईरान, सुनते जाइए, थोड़ा सुनते जाइए, आप दो एक साथ नहीं मिला सकते। अमेरिका और ईरान का साइन हुआ तो ईरान का राष्ट्रपति वहीं बैठे बैठे साइन किया, और तो गया नहीं। डेलीगेट्स गए थे सर स्विट्जरलैंड। तो डेलीगेट्स भेज दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप विदेश घूम रहे हैं सर, दोनों दुश्मन मुल्क है ना। भारत में इतनी समस्याएं हैं, आप सारी समस्या छोड़ के प्रधानमंत्री जी विदेश घूम रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं। अभी इंडोनेशिया गए, वहां से टूरिज्म कर रहे हैं। नहीं, सबांग पोर्ट, ये कहने के लिए देखिए टूरिज्म कर रहे हैं। अच्छा बताइए, पोर्ट अडानी को देना था तो अडानी साहब जाके अपना बना ले। सर इसमें आप प्रधानमंत्री को जाने की क्या जरूरत है? जनता इसलिए आप लोगों से थोड़ी बहुत कट जाती है कि वो कहती है नहीं, आप लोग अच्छा मुद्दा उठा ही नहीं पाते। आप मीडिया में आप क्या उठाइएगा नहीं उठाइएगा हम नहीं जानते। विषय ये है कि मीडिया क्या चलाएगी नहीं चलाएगी, ये भी आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। यहाँ पे कौन देश का नेता है जो दुनिया का सैर नहीं करता या जाता नहीं है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। मैं खुद गया था यूरोपियन पार्लियामेंट में हमने भाग लिया। ऑब्वियस है कि हम गए तो स्वाभाविक है कि 2 घंटे का मेरा कार्यक्रम था, 2 घंटे के बाद तो हम स्वाभाविक है कि घूम रहे थे। और जब हम घूमते हैं तो हम अध्ययन ही तो होता है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, वहाँ के कल्चर को देखते हैं, वहाँ के तो बिहार को बेहतर बनाएंगे तेजस्वी यादव, इसलिए विदेश जा रहे हैं। आपने देखा नहीं, जब वो 17 महीने रहे उप मुख्यमंत्री तो एक भी पेपर लीक हुआ? ये अचीवमेंट तो कोई नहीं मानता, कोई मीडिया का नहीं कहता कि 17 महीने में क्यों नहीं पेपर लीक हुआ, और बाकी हर समय पेपर लीक है। 5 लाख नौकरी दे दी गई, ये अचीवमेंट नहीं है उनका। पहली बार स्वास्थ्य कर्मियों को ग्रामीण स्तर पे उतार दिया नियुक्ति करके, ये अचीवमेंट नहीं है। 17 महीना तो बड़ा कार्यकाल नहीं होता। फुल फ्लेजेड सरकार भी नहीं थी, हम उसके जूनियर पार्टनर थे, फिर भी करके दिखाया। कहाँ तेजस्वी जी का प्रशंसा इस बिहार में? मीडिया का तो हम कभी नहीं देखते कि उनका इस बात का लिखे ये प्रशंसा कर दे। हमने बुलाया आपको, आप अपनी बात देखिए, कर दिखाएंगे। हम चाह रहे हैं कि ये हमारा इंटरव्यू आप दिखा रहे हैं। आपने कब कहा कि तेजस्वी जी, कोई चैनल बिहार में बता दे कि ये कहता हो कि तेजस्वी जी फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन उनके ज़माने में करवा दिए, 5 लाख की नियुक्ति करा दिए, हॉस्पिटल के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो बोलते हैं, हेल्थ वर्कर, जो पंचायत स्तर पे पहले एक नर्स होती थी जिसको 3-3 उन्होंने किया, कि ये सब कहाँ अचीवमेंट में आता है हमारा? कई नीतियाँ पॉलिसियाँ बनी, उसका इम्पैक्ट कम आया, इसीलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया ने नहीं दिखाया इसलिए तेजस्वी यादव चुनाव हार गए? तेजस्वी जी इसलिए नहीं चुनाव हार गए कि यहाँ पे मीडिया ने क्या कहा और लोगों ने क्या कहा, इसलिए हार गए कि सारे लोग मिल गए उनके खिलाफ। कौन कौन? विपक्ष, हमारा विपक्ष मतलब छोटे छोटे दल जाके मिल गए। हम तो 37% हम पाए थे, जब हम 81 MLA जब हम बना है बिहार में, तो हमारे पास 37% वोट था, और हमारे पास 38% वोट इस बार मिला, और हम 25 MLA रह गए। तो ये टेक्निकल है, एक गठजोड़ है कि हमको सत्ता से बाहर रखने के लिए सब लोग मिल गए। तो इससे हमारा कहाँ नुकसान हुआ? बिहार का नुकसान हुआ, हमारा तो नुकसान हुआ नहीं। हमको सत्ता से बाहर रहने से बिहार को कोई फायदा है तो हमको आपत्ति भी नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमको सत्ता विपक्ष में हो गए तो हम रो रहे हैं बैठ के, हम अपना काम बंद कर दिए हैं। हम तो 20 सालों से काम यही कर रहे हैं, हम आगे भी करेंगे, करते रहेंगे मजबूती से। ये नहीं कि नाम के, मजबूती से लड़ेंगे। तो क्या होने वाला है मोतिहारी वाले केस में? मोतिहारी वाले केस में हम लोग कोर्ट भी गए हैं कि देखिए, आप अवैध तरीके से बिहार सरकार जमाबंदी तोड़ रही है, और ये पूरे बिहार में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पहली घटना है। अच्छा, मोतिहारी गए, चंपारण गए, ये वही चंपारण है जहाँ कभी शिवानंद तिवारी जी के पिताजी किसानों के लिए लड़ते हैं, उन्हें लाठियां पड़ती है, और वो पूरा बिहार का पॉलिटिकल सिनारियो जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या आरजेडी और जगदानंद सिंह के बेटे ये चाहते हैं सुधाकर सिंह की वही ट्रैक फॉलो किया जाए, वही उसकी उस चीज की पुनरावृत्ति? अच्छे बताइए, किस कृषि कोई आज की काम है?
कृषि तो लाखों साल से है, कृषि है लेकिन तो ये आंदोलन और जो चंपारण की मुद्दा तो है ही। और जब मुद्दे मामला हैं, क्या है थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना चंपारण में। सीधी बात है कि जो 100 साल पहले जो किसानों को जमीन मिला था सरकार से, जिसको गैरमजरूआ हम लोग बोलते हैं, मालिक भी कागज में लिखा रहता है, मतलब सरकार ने दिया था, खरीदा था किसानों ने, 100 साल पहले जमाबंदी हुई। अब नई सरकार कह रही है कि नहीं, हम इस जमीन को वापस लेंगे हम, जबकि उस जमीन को मिल्कियत मालिकान मान करके अधिग्रहण भी की थी सरकार 21 साल पहले रोड बनाने के नाम पर। आज वो 100 साल बाद कर रही है कि नहीं, हम ले लेंगे इसको, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 60 साल पुरानी जमाबंदी नहीं रद्द की जा सकती, उसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। सरकार सिविल कोर्ट न जा करके आप एक गैर कानूनी तरीके से जमींदारी उन्मूलन एक्ट के का हवाला देते हुए आप जमीन अधिग्रहण नहीं करते, मतलब कि आप जमाबंदी तोड़ देते हैं, जो कानून है ही नहीं बिहार में, रिपील है। आप आदेश देने वाले अधिकारी, तो जाहिर है कि बिहार में पेपर लीक से जो अधिकारी बने हैं वो पुलिस के रूप में या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में आप उनके फैसले को देख लें। वहीं मोतिहारी वाले में पेपरा कोठी या मेरे पे जो FIR हो तो पुलिस का देख लीजिएगा, तो एक भी कोई भी अधिकारी लगता ही नहीं कि पढ़ा लिखा लोग है, शुद्ध ना लिखने आता है ना कानून का पता है। वहाँ पे जो सबसे बड़े भू माफिया हैं, राधा मोहन सिंह सांसद, उनकी प्राइवेट आर्मी के तौर पे पुलिस और कलेक्टर काम कर रहा है। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे थे कि भरत तिवारी की तरह हमको मारने के लिए पुलिस भेजा गया था, आप उसके बाद आए वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस। निश्चित तौर पे भरत तिवारी मसले में आप देखेंगे तो गंगा कटाव से पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, और पीड़ित लड़ाई लड़ते लड़ते थोड़ा सा उन्होंने जरूर एक कट्टा खरीद लिया था धमकाने के लिए, जिसका दंड अधिक से अधिक 2 साल मिलना चाहिए था, उन पर सजा होनी चाहिए थी, जिस पर उनकी इनकाउंटर कर दिया। STF ने किया था, बिहार STF ने। बिहार STF पटना, AV STF कोई जिला में नहीं था, पटना से गया था, और STF का इंचार्ज तो सभी जानते हैं कुद्दन कृष्णन था, और इस तरीके से तो बिहार में वो कई जगह पे इनकाउंटर कराया। बाकी ये मीडिया इस बार थोड़ा सा एकदम से ही इनोसेंट को मार दिया, इसीलिए बात उठ गई, नहीं तो यही काम गैर कानूनी काम बिहार भर में कर रहा था। बड़ा आरोप लगा है सीधे ADG STF क्या है। अब जांच करा लें हाई कोर्ट से, वो भी हाई कोर्ट के नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में नहीं। सरकार अपना गलती का क्या जांच कराएगी? कभी अपना सरकार मानेगी कि हमसे गलती हुआ है? बड़ा आरोप। चलिए, राधा मोहन सिंह पे आपने आरोप लगाया, आप उसके बाद आपके ऊपर एक FIR दर्ज होती है। FIR में कहा जाता है कि पॉकेटमारी और इन तमाम विषयों पर, है ना, सड़क जाम समझ में आता है, सरकारी काम में बाधा समझ में आता है, आप पॉकेटमारी करने गए थे। अब देखिए ना, बिहार में विपक्ष अगर आंदोलन करेगा तो सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है? उस पर पॉकेटमारी, हत्या करने का प्रयास का आरोप पर FIR दर्ज कर रही है। इसके लेकर आप CM से अब एक सांसद पर इस तरह का गैर कानूनी आरोप, तो आप तो इसके लिए आपका जो विशेषाधिकार होता है, आप तो ओम बिरला जी को लिख सकते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, मैं स्पीकर साहब को लिखा हूँ, विशेषाधिकार नोटिस जाएगा, दिल्ली बुलाए जाएंगे DM और SP, वहाँ पे जवाब देंगे। वो हमारा एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष है कि मैं जाऊंगा दिल्ली इस बार दोबारा, तो गृह मंत्री से भी मिलकर बात कहूँगा इस बात को कि बिहार में कानून का राज नहीं है। एक तरह से यहाँ की सरकार अपराधियों की चंगुल में है और आपराधिक तरीके से काम कर रही है बिहार में। ये आप बात बोलेंगे? निश्चित तौर पे बोले। उम्मीद है कि गृह मंत्री जी कार्रवाई करेंगे? नहीं, कतई नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे गृह मंत्री। फिर आप मिलेंगे? गृह मंत्री का स्वाभाविक है, हमको न्याय मिले या ना मिले, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि नहीं? सब लोग थोड़े सुप्रीम कोर्ट जीत जाते हैं। देखिए, आप पहले से मान रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर नहीं, पिछली बार भी कार्रवाई नहीं हुई थी। कहा, आप भी कल कह सकते हैं कि जब आप पे अन्याय हो रहा था तो आपने क्यों नहीं। देखिए, गृह मंत्री किसी पार्टी का होता नहीं है, वो एक संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। अब वो प्रिजुडिस गृह मंत्री हों तो क्या कहा जा सकता है? फिर भी हम तो जाके अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि सत्ता बदलती है, अस्थाई नहीं है। हम कंप्लेन दर्ज रहेंगे मेरे, हमारी सत्ता बनेंगी तो उस कंप्लेन को दोबारा खोलेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। तो तमाम सारी बातें तो होती रहेंगी, है ना। हाँ, इंटरव्यू थोड़ा सा समाप्त कर लिया जाए, समय का बड़ा अभाव है आपके पास, है ना। तो कुछ रैपिड फायर हम लोग करते हैं। रैपिड फायर ये कि जल्दी जल्दी में बताना होता है आपको, बहुत एक शब्द में देखते हैं जो हो सकता है।
कॉलेज गए, वहाँ गर्लफ्रेंड मिली? मैं कॉलेज पढ़ने गया था। ये देखिए, पिताजी देख लेंगे तो डाँट देंगे या पत्नी देख लेंगी तो डाँट देंगे। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बता रहा हूँ कॉलेज लाइफ कि में ही हम सभी लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं सर। कोएड एजुकेशन में थे। हुँ। फ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों में अंतर होता है। जैसे तो मैं हमारे बीचू गया फ्रेंड था, तो वहाँ बोला गया कि जो लड़की में जो गर्ल में जो फ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड है। बनारसी में कहती थी सर वो, वहाँ बताया जा रहा था। तो ज़ाहिर-सी बात है डीयू में पढ़े हैं, कुछ तो बनी होंगी ना दोस्त? हमारे बहुत सारे दोस्त थे। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि हमसे परिचय नहीं था। एक स्वाभाविक है कि कोई जेंडर को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था हम लोग के भीतर। हम लोग तो राम मनोहर लोहिया के विचारों पे चलने वाले लोग। अच्छा, 2 सवाल है। नीतीश कुमार और लालू यादव में बेहतर नेता कौन है? बेहतर लालू प्रसाद, नीतीश कुमार नेता कहाँ है? वो और तो नेता है ही। लालू प्रसाद यादव में और जगदानंद सिंह में? दोनों एक ही डोमेन के लोग हैं, एक ही विचारधारा के, एक ही पार्टी के लीडर हैं। इसमें बेहतर का विषय कहाँ है? जैसे आपने नीतीश कुमार और लालू यादव में बताया ना, तो मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार लीडर थे ही नहीं, एक अरेंजमेंट थे और अरेंजमेंट के जरिए वो सत्ता में 20 साल रहे, वो लीडर नहीं थे। आप नीतीश कुमार को लीडर ही नहीं मानते? नहीं, लीडर ही नहीं मानता मैं उनको। लीडर उसको होता है जो आर्थिक और सामाजिक बदलाव का वाहक बना हो, जो यथास्थिति में पला बढ़ा हो और उस व्यवस्था को हिस्सा हो जाए, वो लीडर नहीं होता, अरेंजमेंट है। ये बड़ी बात है सर। हाँ, रघुवंश प्रसाद सिंह आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता, कहा जाता है कि उन्हें आरजेडी ने साइड लाइन कर दिया। जीवन भर आरजेडी के लिए वो काम किए। और जीवन भर उनको पार्टी ने टिकट दिया, जीवन भर पार्टी ने उनके साथ दिया और मृत्यु तक साथ दिया। मृत्यु में तो कहा गया कि कोई गया नहीं था। कहाँ नहीं गया था? उनकी जब दाह संस्कार हुई, कोविड का समय था, उनके परिवार के जो लड़के थे, उनकी इच्छा ही नहीं थी कि कोई जाए आए, तो क्या कहा जाए? अब बच्चों पे मैं आरोप ही लगाना चाहता बहुत सारी बातें, लेकिन जो उन्होंने किया वो गुनाह किया बच्चों ने। आरजेडी उन्हें सम्मान देगी उनके बच्चों को? हमारी पार्टी में सम्मान उनके कार्यक्रम में गए थे, तेजस्वी जी उनके पुण्यतिथि में गए थे, बुलाया गया था, तेजस्वी जी गए थे उनके पुण्यतिथि में। तो आरजेडी का भविष्य क्या है अगले 5 साल? क्योंकि आप लोग बहुत देखिए, राष्ट्रीय जनता दल यह जनता की पार्टी है, ये कभी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा ये पार्टी रहेगी और यह पार्टी बिहार के लोगों की पार्टी है। क्या तेजस्वी यादव में सीएम बनने की वो गुण मौजूद हैं? 100% है। आप उन्हें अपना नेता स्वीकार करेंगे? मेरा नेता है ही, कर चुके हैं? कर चुके हैं कि मेरा नेता करें, कर चुके हैं, नेता हैं ही। समाप्त किया जाए सर। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ढेर सारी पॉडकास्ट आने वाली है, तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना खूब सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।